गैसेस। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एक शार्ट सा, और बाद में हम इसकी मेन पोस्टुलेट पढ़ते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से MCQs आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन से आता है, सो इसकी मेन पॉइंट से आता है। सो इसकी मेन पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कंसेप्चुअली मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, और बाद में जो एक शार्ट सा ट्रैक है, इस एक सेंटेंस याद कर ले और जितने भी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपकी जहन में याद हो जाएगा। सो विदाउट एनी टेंशन आप मेमोराइज कर सकोगे। सो इस लेक्चर सुनने के बाद आपको कोई मसला नहीं होगा। जिस तरह कि हम पक स्टडी में पढ़ते 14 नुकात कायदे आज़म की, तो एक याद कर ले तो दूसरा भूल जाता है, दूसरा याद कर ले तो तीसरा भूल जाता है। इसी तरह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी भी है ऑफ गैसेस का। जब आप एक पॉइंट 2 3 को याद कर ले तो चौथा 5वां इन छत्ता भूल जाते हैं। सो आपको भूलेगा नहीं। सो स्टार्ट लेते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ जो हम जाते हैं। हिस्ट्री की बात अगर हम कर लें तो ये बच्चों सबसे पहले प्रपोज्ड बाय बर्नौली। ये फिजिशियन है, फिज़िक्स में आपने इसका नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। बर्नौली ने प्रोपोज्ड किया था। प्रोपोज का क्या मतलब है? पेश करना। उन्होंने पेश किया था, और बाद में जो 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, जो उन्होंने क्या किया? डेवलप किया। फर्दर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फर्दर पॉलिश किया, फर्दर काम इसमें उन्होंने किया। सो सबसे पहले प्रोपोजिशन किसने किया था? बर्नौली साहब ने किया था, और बाद में जेम्स मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन फर्दर गैसेस पे काम किया। उन्होंने ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को और पॉलिश किया। सो सबसे पहले इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। सो मेन पॉइंट्स या पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की, KMTG, शॉर्टली हम इसको KMTG भी हम लिख सकते हैं। सो इसकी मेन पॉइंट्स बच्चों क्या हैं? सबसे पहले जो हम पॉइंट्स लिखने वाले हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल। ये क्या कहते हैं? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहते हैं बच्चों कि ऑल द गैसेस क्या हैं? ऑल द गैसेस, जितनी भी गैसेस है, ख्वाह वो एयर हो या क्या हमारे पास सिलेंडर की हवा है, जो भी हवा हैं या गैस हम इसको कहते हैं, मतलब ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स या एटम्स। सबसे पहले बच्चों जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पॉइंट लिखा है, जब भी उन्होंने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पहला पॉइंट या लाइन लिखा, तो उन्होंने गैसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया, ये कह दिया कि भाई जब भी हम गैसेस की दुनिया में चले गए और उनसे मुलाकात किया, तो सबसे पहले हमने इनके जो लोग हैं गैसेस के, सबसे पहले जो पाया गया वो काफ़ी स्मॉल है, स्मॉल पार्टिकल्स हैं। और जो पार्टिकल से पूछा कि आप क्या है, कौन सी नेचर रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम में से मॉलिक्यूल्स भी है बच्ची, मॉलिक्यूल भी हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन ने कहा कि मैं मॉलिक्यूल हूँ, नाइट्रोजन ने कहा, ऑक्सीजन ने कहा, कार्बन डाइऑक्साइड ने कहा, कार्बन मोनोऑक्साइड ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई हम मॉलिक्यूल हैं। सो ठीक है। एटम्स कौन से वाला हैं? एटम्स बच्चों हीलियम, नियान, आर्गान, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनान, ये जो नोबल गैसेस हैं, नोबल जो एलिमेंट्स हैं, ये एटॉमिक फॉर्म में भी रह सकते हैं। एटॉमिक फॉर्म में
भी रह सकते हैं, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में भी स्टेबल होते हैं। ये आमतौर पर रिएक्शन नहीं करते। इसके आउटरमोस्ट शेल बच्चों क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है। सो इसलिए ये आमतौर पर हवा में रह सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले, एटॉमिक हाइड्रोजन की, एटॉमिक नाइट्रोजन की, एटॉमिक ऑक्सीजन की, तो ये नहीं रह सकते हैं। ओवरऑल ये क्या हैं, ये नहीं रह सकते एटॉमिक फॉर्म में, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। सो जब भी गैसेस बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा और एटम्स भी इसमें पाया जा सकता है। दूसरी जो पॉइंट उन्होंने लिखा, स्पेस। जब भी उन्होंने देखा कि गैसेस जो लोग रहते हैं गैसेस के, इन लोगों के दरमियान फासला कितने रखते हैं, मतलब कितने फासले पर एक दूसरे से रहते हैं। सो फासले की जो स्टडी किया तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि भाई हमारे पास ये एक कंटेनर है बच्चों, और इसमें एक गैस है, दूसरा गैस है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6, 7, 8, ये कंटेनर है और इसके जो सर है बंद रखा है। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, इनके दरमियान चूँकि इंटरेक्शन बहुत नेग्लिजिबल होती है, इसकी बात हम करेंगे। सो इसलिए ये वाइडली स्प्रेड होते हैं। ये इसके जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वाइडली स्प्रेड, या हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से, एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे से दूसरा, तीसरे से चौथे से पांचवें से, ये फार अवे रहते हैं, फार अवे। वाइडली स्प्रेड का क्या मतलब है, बहुत वसी, बहुत वसी फासला, बहुत वसी फासले पर ये एक दूसरे से रहते हैं। फार अवे, फार के से क्या मुराद है, दूर दूर दूर। फार अवे से क्या मुराद है, फार अवे दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो गैस हैं, गैसेस की जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर almost empty spaces होते हैं, empty spaces होते हैं। यहाँ पर अगर कंटेनर में देखा जाए तो स्पेस की अगर हम बात कर लें कि इन लोगों के दरमियान जो हम गैस इसको कहते हैं, इन लोगों के दरमियान जो उन्होंने देखा कि ताल्लुकात बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, दूर दूर फासले पर रहते हैं। और इन लोगों को जो देखा गया, इसकी जो पार्टिकल्स है गैसेस के, सो गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है ये वाइडली स्प्रेड है, फार अवे रहते हैं एक दूसरे से। इसलिए हमारे पास जो कंटेनर होता है ऑलमोस्ट खाली पड़ा होता है। जिस तरह कि हमारे पास रूम है, इसमें गैसेस हैं, लेकिन अगर हम इसमें कोई और चीज़ डालना चाहते हैं, कोई चेयर्स वगैरह, ये भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये गैसेस काफ़ी एक दूसरे से दूर रहते हैं। अगर यही रूम हम सॉलिड पत्थर से भर दें और इसमें हम चेयर एंटर करना चाहते तो फिर कर सकते हैं, नेवर, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड में फ्री स्पेसेस नहीं होता और गैसेस में काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पेसेस होते हैं। तीसरी जो पॉइंट है हमारे पास, वॉल्यूम की बात करते हैं। थर्ड हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम उन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया, हमारे पास अगर हम गैस की सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर ले, इसकी जो डायमीटर है या इसकी जो वॉल्यूम है, वो इसकी क्या है, इसकी जो वॉल्यूम है, इस सिंगल गैस की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल इज नेग्लिजिबल। मतलब बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। इसका जो वॉल्यूम है सिंगल गैस की, अगर हम वॉल्यूम देख लें कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, इस कंटेनर की जो वॉल्यूम इन गैसेस ने रखा है इसको हम टोटल वॉल्यूम कहते हैं। इन गैसेस की जो टोटल वॉल्यूम है, अगर हम एक गैस की वॉल्यूम को इसके साथ कंपेयर करना चाहें तो ये हमारे पास नेग्लिजिबल है, बिल्कुल न होने के बराबर है, बिल्कुल इंतहाई कम है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, गैसेस
एक दूसरे से काफ़ी फार अवे रहते हैं और एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस जो है दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ गैस से किसी भी कंटेनर में जब हम देख लें ये कंटेनर है और इसमें एक गैस दूसरे गैस से इतना फासले पर रहता है 300 टाइम टू इस डायमीटर, या इसकी जो हमारे पास क्या है एक गैस मॉलिक्यूल में यहाँ पर बना लेता हूँ, इसकी लेट्स सपोज हमारे पास कोई डायमीटर तो होगी, ज़ाहिरी बात है कोई वॉल्यूम होगी डायमीटर, या इसकी जो डिस्टेंस हम कह सकते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल इतना दूर इससे रहता है कि 300 टाइम्स टू द डायमीटर ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल। ये गैस की जो मॉलिक्यूल है इसकी जो डायमीटर है अगर हम इसको 300 गुना बढ़ाए तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में इतना फासला होता है। लेट्स सपोज मैं एक बंदा हूँ और मेरा 1 सेंटीमीटर डायमीटर है या 1 मीटर मेरा डायमीटर है, तो दूसरा बंदा कितना फासले पर होगा, 300 मीटर दूर मेरे से खड़ा होगा। मतलब मेरे जो जिस्म है 1 मीटर मेरा डायमीटर है, तो दूसरा जो बंदा है 300 मीटर में मुझसे दूर रहेगा या मुझसे दूर रहता होगा। सो इसलिए हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है। एक्चुअल जो वॉल्यूम हमारे पास होता है इसकी वजह से जो हमारे पास जो गैसेस है काफ़ी स्मॉल पार्टिकल है, और हमारे पास जो इस गैसेस की जो अगर हम इसको किसी एक कॉर्नर में इस कंटेनर की जमा कर ले तो ये एक दूसरे के साथ करीब आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास क्या है ये एक दूसरे के साथ जब करीब आ जाएं तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है ये इसकी एक्चुअल वॉल्यूम है। वॉल्यूम हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ द परफेक्टली गैसेस की जो वॉल्यूम है इसको हम एक्चुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ये जो ये रह गया ये वाला, इसको हम टोटल वॉल्यूम कहते हैं, इसको हम टोटल वॉल्यूम कहते हैं। गैसेस की स्मॉल साइज़ होने की वजह से और दूर दूर फासले पर रहने की वजह से हमारे पास क्या है, गैसेस इतने स्मॉल पार्टिकल है कि अगर हम कंटेनर की एक कॉर्नर में इसको जमा कर ले तो उन्होंने जो टोटल वॉल्यूम पहले रखा था ऑर्डिनरी कंडीशन के टेम्परेचर और प्रेशर के ऑर्डिनरी कंडीशन पे जो ऑक्यूपाई किया था, जब इस पर हम प्रेशर बढ़ाए और एक कॉर्नर में बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब करके लाए, बिल्कुल इसमें फ्री स्पेसेस मिनिमाइज कर लें, तो जो टोटल वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम हमारे पास इस गैसेस की हैं, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ दिस गैसेस, ये क्या है, नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबल हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, अगले हम काफ़ी जगहों पर इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या है कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में हमारे पास जो एक्चुअल वॉल्यूम है ऑफ गैसेस का ये क्या है, नेग्लेजिबल है। सो हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट फोर्सेस। गैसेस के दरमियान कोई इंटरेक्शन है कि नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको कहते हैं। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस में जो 2 तरह के हैं, एक हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, दूसरे हम इसको कहते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हमारे पास क्या है गैसेस में, और रिपल्सिव फोर्सेस हमारे पास क्या हैं, ये किस तरह डेवलप होता है, सो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहते हैं कि ये नेग्लेजिबल होते हैं। क्या हैं ये दोनों, क्या है, नेग्लेजिबल है, नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल से क्या मुराद है,
बिल्कुल बहुत कम। नेग्लिजिबल से क्या मुराद है, बार बार हम इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, 1 करोड़ रुपया है। क्या है, 1 करोड़ रुपया है और आपने इससे 10 रुपये खाए। सो आपने कितना, इस 1 करोड़ की निस्बत से अगर हम 10 रुपये को हम देख लें तो ये बिल्कुल इस कोई मान इसकी नहीं है, मतलब मानी खेज़ नहीं है, इसकी कोई मतलब नहीं है। 10 रुपये की बिल्कुल मिनिमम है, कम से कम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। सो इस लफ्ज़ को हम क्या कहते हैं कि भाई ये 10 रुपया क्या है 1 करोड़ की निस्बत, या अगर 1 करोड़ से हम कंपेरिजन कर ले, नेग्लिजिबल है। सो क्या है, फोर्सेस भी गैसेस मालिक्यूल के दरमियान क्या है, निग्लिजिबल है। तो हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं गैसेस में और रिपल्सिव भी होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मालिक्यूल अगर हम इसके साथ बनाएं तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसकी पार्शियल नेगेटिव के दरमियान, इस कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है। इसको हम इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। ये जो इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं ये हमारे पास क्या हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। और दूसरी हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बनाएं रिपल्सिव केस में, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर जो इंटरेक्शन डेवलप होता है, इस पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव के दरमियान जो इंटरेक्शन है ये हमारे पास क्या है, रिपल्सिव है। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल इसमें इंटरेक्शन इंतहाई कम है। सो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज़ नेग्लिजिबल। सो यहाँ पर मैंने लिखा है नेग्लिजिबल है। सो अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। चौथी 5 जो हम पॉइंट पढ़ते हैं, मोशन, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो हमारे पास जो क्या है, गैसेस की जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी कंटेनर में, लेट्स सपोज ये जो हमारे पास गैस हैं ये रेंडमली मूव करता है, रेंडमली। यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक कंटेनर है और इसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट गैसेस हैं। तो ये क्या कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इसकी जो मोशन है ये बिल्कुल रैंडम है। एक्स एक्सिस में ये एक मॉलिक्यूल हम इससे ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जेड एक्सिस में भी जा सकता है। मतलब एट एवरी डायरेक्शन ये फ्री हैं, जहाँ तक कि मूव करें करना चाहें ये मूव कर सकता है। ऐसे मोमेंट को हम क्या, मोमेंट, रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन, इसको हम क्या कहते हैं, इस मोशन को कहते हैं। इस मोशन की वजह से बच्चे जो गैस का मॉलिक्यूल है ये वाल के साथ भी टकराता है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी टकराता है। इस वाल के साथ जो इंटरेक्शन होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर जो इस वाल के साथ इंटरेक्शन है, ये एक वाल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ जो इंटरेक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं इसकी जो कोलिजन है इस वाल के साथ, तो इस कोलिजन की वजह से इस गैस की जो कंटेनर है इस पर कोई फोर्स, ये मॉलिक्यूल फोर्स लगा था, इसकी वजह से इस पर एक प्रेशर पड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इस कोलिजन की वजह से ये प्रेशर बढ़ता है। सो प्रेशर जो लगता है इसकी कोलिजन की वजह से होती है, कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड द with the wall of the container it develop a pressure। सो इस कोलिजन की वजह से ये प्रेशर बढ़ा देता है। दूसरी बात ये है कि हम कोलिजन की बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलिजन होता है ये किस तरह है,
कोलेजन। 6 नंबर पॉइंट हम पढ़ते हैं कोलेजन। कोलेजन का माने है एक्सीडेंट। हमारे पास क्या है, कोलेजन के 2 टाइप्स हैं, एक इलास्टिक कोलेजन है, इलास्टिक कोलेजन, और दूसरा इन इलास्टिक कोलेजन है। इलास्टिक कोलिजन कैसे कहते हैं और इन इलास्टिक कोलिजन कैसे कहते हैं और गैसेस में कौन सा वाला कोलिजन पाया जाता है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर मैं कंटेनर बना लेता हूँ। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके दरमियान कोलिजन होता है, इसके दरमियान कोलिजन होता है। ये जब मूवमेंट करता है गैसेस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करता है, इस रैंडम मोशन की वजह से ये एक दूसरे से और वाल से, कंटेनर के वाल से टकराता है। ये जब एक दूसरे से टकराता है सो इसकी जो कोलिजन है बच्चों ये इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन। और ये इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, ऐसा कोलिजन जिसमें हमारे पास क्या हो, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस क्या हो, ऑफ द गैस क्या हो, गैस molecule remain unchanged before and after collision। हमारे पास क्या हो, लेट्स सपोज इस गैस के साथ 2 जूल एनर्जी है और ये इसके साथ कोलाइड किया और ये गैस आ गया यहाँ तक। इस पॉइंट पर जब इस गैस की एनर्जी देख ले फिर भी ये 2 जूल होगी। सो बिफोर कोलिजन इसके साथ कितना एनर्जी था, 2 जूल था। काइनेटिक मॉलिक्यूल ये कहते हैं कि इसके साथ जब कोलाइड कर ले तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या सीधा जाएगा या इस तरफ जाएगा, जिस तरफ इसकी मर्जी हो जा सकता है। तो इसके बाद भी अगर इसकी एनर्जी क्या कर ले, देख ले, इसकी एनर्जी पर इस कोलिजन की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हमारे पास क्या है, इसकी एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बराबर होगी। सो ऐसे कोलिजन को हम इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और ऐसे कोलिजन जिसमें हमारे पास टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बराबर न हो, जिस तरह कार एक्सीडेंट है, इसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। सो हमारे पास क्या है, गैसेस के दरमियान जो कोलिजन होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है। बात करते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस। तो 7 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस। हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी गैसेस की क्या होती हैं, गैस की वजह सबसे ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस सबसे ज़्यादा होती हैं। और इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड की जो मॉलिक्यूल होते हैं लिक्विड की, फिर इसके बाद हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस की, सॉलिड की। सो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है। और इसके बाद लिक्विड का ज़्यादा होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं हमारे पास क्या हैं, गैस की होती हैं। तीसरी 8 जो पॉइंट है, 8 नंबर जो पॉइंट है, 8 नंबर जो पॉइंट है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूल ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब लिक्विड और सॉलिड से तो ज़्यादा है, फिर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर 1 है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बांध के रखा है, और दूसरा कंटेनर 2 है। कंटेनर 1 है, कंटेनर 2 है, और यहाँ पर भी क्या बच्चों रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड रखा है। इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, और इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बच्चों क्या है, 20 डिग्री सी है।
सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहते हैं कि यहाँ पर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मतलब इसकी जो स्पीड है ज़्यादा होगी कंपेरेटिव टू दिस कंटेनर। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन ये टेम्परेचर कौन से वाला स्केल में होगा बच्चों? हमारे एक बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन में भी आया था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं? हमारे पास टेम्परेचर के मुख्तलिफ स्केल है, जिस तरह कि हमारे पास क्या है 0 डिग्री सी हैं, ये किसने फ़ारेनहाइट के बराबर 273 केल्विन के बराबर हैं। फ़ारेनहाइट भी है टेम्परेचर की स्केल। सो हमारे पास क्या है, ये 0 डिग्री सी को हम सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? केल्विन स्केल। और ये केल्विन को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर की स्केल इसको कहते हैं। सो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी अगर हम टेम्परेचर डबल कर ले काइनेटिक एनर्जी डबल होगी, अगर हम टेम्परेचर क्या कर ले हाफ़ कर ले तो काइनेटिक एनर्जी हाफ़ होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू किस में रख ले, केल्विन में रख ले, तो 0 डिग्री से हमारे पास 273 केल्विन के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 0 डिग्री सी को क्या कर ले 1 डिग्री सी तक टेम्परेचर लाए तो ये कितना हो जाएगा? 274 केल्विन के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम क्या कर ले टेम्परेचर तो 1 डिग्री से बढ़ गया, ये क्या, ये भी 1 पॉइंट बढ़ेगा। इसी तरह अगर हम 2 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाए तो ये कितने केल्विन आ जाएगा? 275 केल्विन आ जाएगा। तो मतलब 1 डिग्री सी इसमें बढ़ाते 1 केल्विन यहाँ पर, और 2 डिग्री यहाँ पर 2 डिग्री, या कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम टेम्परेचर का स्केल बच्चों क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में ले लें, 1 डिग्री सी है, 2 डिग्री सी टेम्परेचर है किसी गैस का हम ले लें, और ये 1 डिग्री सी गैस की जो टेम्परेचर है इसको हम डबल कर ले 2 डिग्री सी कर ले, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इस रेशो में, ये जो रेशो है ये नहीं बदलेगा इसका, मतलब काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है डबल नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। सो अगर हम इसको डबल कर ले 273 को क्या कर ले 270 ये जो 273 हैं ये उसको डबल कर ले, इसकी जो वैल्यू है केल्विन में जो इसको डबल कर ले, तो फिर जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है ये भी इसके साथ डबल होता जा रहा है। तो जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसमें छल है, हमारे पास जो हम स्केल लेते हैं टेम्परेचर का, केल्विन स्केल में हम टेम्परेचर की वैल्यू लेंगे, तब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव जो ग्राफ है ठीक नहीं आता। इसी तरह हमारे पास क्या है, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है 9 नंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट गैसेस की अगर हम बात कर लें, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है डिफरेंट गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे कंटेनर में क्या है हाइड्रोजन है। अगर इसकी टेम्परेचर क्या हो बच्चों T1 हमारे पास क्या हो T2 के बराबर हो, इसकी टेम्परेचर T1 है और इसकी T2 है, ये भी हमारे पास क्या है 273 केल्विन है और ये भी 273 केल्विन है, तो हमारे पास क्या होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ CO2 बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ H2 की। हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सो अगर हमारे पास टेम्परेचर क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमने बोला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हमारे पास T1 और T2 तो बराबर है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो या काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। सो टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 तो बराबर है। सो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हैं, बराबर हैं। सो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और one molecule of different gases will be same if the temperature
ऑफ द सिस्टम इज सेम। अगर हमारे पास टेम्परेचर दोनों सिस्टम के बराबर है सो हमारे पास क्या है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये ही बराबर होगा। 10th वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ग्रेविटी। गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या ग्रेविटी का इस पर कोई असर होता है? सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत कम, बिल्कुल बिल्कुल कम। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, ये गैसेस हैं जिस तरह की एटमॉस्फेयर में रहते हैं, यह हमारे पास अर्थ है। सो इस पर जो ग्रेविटी फोर्स लगाता है बिल्कुल नेग्लिजिबल, वेरी 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 लेस फोर्स पर लगाता है। बिल्कुल ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है हमारे पास क्या है, ग्रेविटी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर ये माल कर रख दिया, सो ये माल कर जब भी मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आता है। ये नीचे क्यों आता है? ग्रेविटी फोर्स की वजह से। अगर यहाँ पर मैं गैस का मॉलिक्यूल छोड़ दूँ तो इस तरह नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत नेग्लिजिबल है ग्रेविटी का इस पर असर। अगर ग्रेविटी का असर इस गैसेस पर होता सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सारे जो गैसेस है इस अर्थ के सरफेस पर होता। सो जब आप सांस ले लेते तो फिर हमें इस ज़मीन पर अपनी नाक को लगाना पड़ता, क्योंकि ऊपर गैसेस नहीं थे। फिर इंजन जल में जो आग लगता है, इंजन जो चलते हैं, हमारे पास जो हवा में जहाज़, ये सारे प्रोसेस जो है ये स्टॉप हो जाते। सो शुक्र है कि इस पर ग्रेविटी का असर नहीं है, इसलिए हमारे पास ये जो गैसेस हैं हाँ एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एरियाज़ पर पाया जाता है। सो इसकी जो वज़न है इस वेट की वजह से हमारे पास क्या है, इस गैसेस पर ग्रेविटी की फोर्स बिल्कुल कम है। इसके बाद हम आते हैं इस जनरल फार्मूले की तरफ कि हमारे पास जितने जो पॉइंट्स हमने पढ़े, जिस तरह कि हमारे पास क्या है, साइज, स्पेस, वॉल्यूम, एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोशन, कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी और डिफरेंट गैसेस, उस तरह ग्रेविटी। ये पॉइंट्स हमें याद नहीं आता, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स कहते, तो किस तरह हम याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या है, माई गुड फ्रेंड इज़ वेरी मच केयरिंग एंड डिमांडिंग। ये एक सेंटेंस आप याद कर ले। माई एम गुड जी फ्रेंड एफ इज़ वेरी वेरी मतलब वी, मच एम, सी केयरिंग सी, डिमांडिंग डी। सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले एम, हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की कि नहीं, कि हमारे पास क्या है, गैसेस में स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम कहते हैं। इसी तरह ग्रेविटी, जी से मतलब ग्रेविटी का क्या कोई असर होता है गैसेस पर? नेग्लिजिबल है। सो हमने बात किया। एफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास गैसेस में क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बात किया। वी वॉल्यूम, हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस हमारे पास क्या है, नेग्लिजिबल है। सी एम मतलब क्या है, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हमारे पास क्या है, रैंडम है, ये भी बात किया। इसकी वजह से वाल के साथ और अपने मॉलिक्यूल के दरमियान कुल टकराव पाया जाता है, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाती है और जो हमारे पास क्या है, कोलिशन है वो जो इलास्टिक होता है। बाद में डी का मतलब डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। सो हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास क्या है, या गैस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर किसी मॉलिक्यूल्स के सिस्टम की बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ेगी, अगर हम डिक्रीज़ कर ले तो काइनेटिक एनर्जी जो क्या हो जाती हैं, इसकी डिक्रीज़ होगी। इसलिए अगर हम एक मिसाल दे दें कि हमारे पास वाटर की प्रेशर है, वो वेपर है, और इसको हम फ्रीज़र में रख दें तो ये इसकी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होने से ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ये वेपर, और वेपर के बाद जब लिक्विड में फॉर्म में आ जाए सो फर्दर अगर हम इसकी टेम्परेचर को 0 डिग्री सी तक लाए सो ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। तो क्यों सॉलिड में आता है? क्योंकि इसकी काइनेटिक जो एनर्जी है ये 0 की तरफ आ जाते हैं, हमारे साथ सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत कम होती हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी या मोमेंट ऑफ द गैस मालिक्यूल इंक्रीज हो जाते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट काइनेटिक मालिक्यूल थ्योरी। अपनी भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर